मुझे बुलाना है आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को, जो व्यंग के एक देश के सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। बस उनकी भूमिका में मैं एक व्यंग आपको सौंपना चाहूँगा कि सरकार ठोस कदम उठाना चाहती है, लेकिन उसके वो कदम इतने ठोस होते हैं कि उठते ही नहीं। जोरदार तालियों से रचनाकार को उनके कद के हिसाब से आप बुलाइए, आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। डॉक्टर साहब हैं और फिर भी ये कविता के फील्ड में हैं। हालांकि डॉक्टर्स के साथ बड़ी दिक्कत होती है। वो डॉक्टर साहब, एक दमे का मरीज चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने चेकअप करते करते पूछा, स्टेथोस्कोप होता है ना, उसे लगा के, चाय पीते हो, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो या कॉफ़ी पीते हो? तो मरीज बोला, जी कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खा पी कर ही आया हूँ। तो अगले ने डॉक्टर साहब को भी निपटाया। अब ये सपना ने इतने शानदार प्यार के गीत सुनाए आपको। आप ये मत सोचिएगा कि ये प्यार मोहब्बत की बातें केवल श्रृंगार में ही होती हैं। राजेश जी चले गए हैं, वो माला वाले उनका नाम ही माला वाले हो गया। तो जफर गाजीपुरी साहब की 4 पंक्तियां सुनिएगा, फिर मैं आपको अपने रंग तक लाऊंगा। बड़े कवि हास्य रस के सपना जी को सौंपता हूं। ये देखिए, उन्होंने अलग ढंग से इश्क का इजहार किया, मोहब्बत की बात की। उन्होंने लिखा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, आनंद से सुनना जरा आगरा वालों, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तालियां कम है जरा, मुझे शुरू करने के लिए मेरे साथ आना पड़े। जिसने मेरा निकाह, और अगली 2 पंक्तियों में वो जो इलाज ढूंढ कर लाया, ये शायरी ढूंढ कर ला सकता है। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। तो ये अलग ढक्का आनंद है, ये अलग ढक्का आनंद है मोहब्बत में। और मोहब्बत में तो हमारे यहाँ, मैंने हरियाणा में कविता सुनाई साहब, तो एक लड़का आ गया किसान का, बोले साहब मैंने भी मोहब्बत की पंक्तियों से प्रभावित होकर, मैं गया था एक कवि सम्मेलन में। अनुज जी, सच्ची घटना ही है। करनाल में कवि सम्मेलन हुआ, वहाँ सारे श्रृंगार के कवि, हमारे विष्णु सक्सेना जी जैसे, सीप तू चूम ले, शंख मैं चूम लूँ और तेरी आंखों में खो जाऊँ और ये हो जाऊँ। एक कवित्री आई, वो तो आए पड़े मून टीवी में, आपने तो एक प्रोग्राम बनाया था वो शंख और बांसुरी, मुझे याद है आज तक भी। वो एक कवित्री बड़े घोर श्रृंगार की कविताएं सुनाई, तो वो हरियाणा में किसान के लड़के की कविता लिखने की इच्छा जागृत हो गई। यहाँ वाली कोई नहीं थी, वो एक और कवित्री थी। तो उनकी कविताएं सुनकर भाई ने 2 पंक्तियां लिखी। आप आनंद लेना इसको, हरियाणा वाला यदि ऐसा लिख सकता है तो हरियाणा वाले के लिए ताली बजा देना। मेरे पास आया, गुरुजी 2 पंक्ति लिखी हैं। मैंने कि पहले लिखी कभी? नहीं। कविता जानता है? नहीं। क्या करता है? बोले कुछ नहीं जी, घर में खेती किसानी का काम है, मैंने जीवन में पहली बार लिखी है। मैंने कि तो सुना। अगले ने सुनाई, बोला तेरी जुल्फ, भाई साहब हरियाणा का था, जुल्फ ही लिखेगा, जुल्फ लिख दे फिर तो आगरे का हो गया वो। तो अगले ने उसी टोन में सुनाया, आ जाओ राजेश जी, आपका तो इंतजार है कई जन्मों से मुझे, आप इधर ही आ जाओ। आपका नाम पता है क्या हो गया है? राजेश जी माला वाले। वो पूछ रहे थे राजेश जी, बेटा इसको थोड़ा सॉफ्ट कर, मैं बता दूंगा। बोला तेरी जुल्फ, ई को मत बढ़ा, तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बल खावे से, ठीक है, तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बल खावे से, जैसे खूंटे पर बंधी हुई भैंस खल खावे से। वाह! मैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं अनुज भाई को। फन्नी ढाबा एक कंसेप्ट वो लेकर आए, कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया, और इस फोटो ये मून टीवी वाले हैं। अच्छा चलो, जो भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, वरना कई बार क्या है, फोटोग्राफर अच्छे अच्छों को निपटा देता है साहब।
मैं आपको सच बता रहा हूं, अनुज भाई बताना भूल गए, मैं 9 बार अमेरिका होकर आया, 3 बार कनाडा गया, 13 बार दुबई गया, पूरी दुनिया में गया कविता के लिए, और बड़ी मोहब्बत लोगों की मिली। अभी शुरू करूंगा मैं, ये तो इतना अच्छा सबने सुनाया, थोड़ा आपको अपने अनुकूल कर रहा हूं। और मैंने देखा कि हिंदुस्तान के आदमी ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की की, क्योंकि उसका अल्टीमेटली टारगेट एक ही रहा, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट कैसे निकल सकती है। चाहे वो कुछ भी बिजनेस करे, काम करे, संयोजन करे, टारगेट यही है, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट कैसे निकल सकती है। वो हमारे यहाँ दिल्ली में एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट। उसे पता नहीं था फोटोग्राफर आगरा का रहने वाला है, और आगरा में पंछी पेठे की दुकान ढूंढ के आया है, कौन सी वाली है असली। तो काफी अनुभवी आदमी है, उसने एक लाइन में निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाएंगे। तालियां बजाइए थोड़ी सी। अब मैं शुरू करता हूं। मैंने बताया आपको आनंद की स्थितियां, अनुज को बधाई देता हूं, ये फन्नी ढाबा कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया, वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने बोलने चलने में हर चीज में परिवर्तन आता जा रहा है। मैं तो विनोद जी अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या। मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या। बोले शटअप, मैं उसकी मां हूं। तो लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा है। मैं तो अनुज बाबू दोबारा गया यूनिवर्सिटी, मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए, बोले शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। जब ऐसी ऐसी सुंदरियां बाजार में आ गई तो मैं अब कुछ छंद सुनाता हूं आपको, आनंद के छंद सुनाता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। शुद्ध हास्य रस के छंद सुनाता हूं मैं। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा आगरा वालों, शुद्ध हास्य रस छंद में सुना रहा हूं आपको, और आपको लगे कि कुछ अलग ढंग से मैंने बात कही है तो बहुत आशीर्वाद चाहूंगा। किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो आप सब मिलकर भरपूर तालियों के साथ आशीर्वाद देंगे, तो ये फन्नी ढाबा सृजन दीप्ति का कार्यक्रम उत्कर्ष पर पहुंचेगा। मैं शुरू करता हूं। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली, ऐसे नहीं, मिलकर, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। और अगली पंक्ति सुदीप को सौंपता हूं, इसकी मस्ती के नाम क्या आउच क्या क्या इसने करवाया है आपसे, आपको लगे सही जगह समर्पित की है, तो पंक्ति और कविता दोनों के सम्मान में, सुदीप के सम्मान में मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए भोला जी ये कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम। शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं। ये 3 कवि मित्र मेरे समीक्षा भी करते जा रहे हैं, ये हम बाद में कर लेंगे, आपस में मिलकर कर लेंगे, किसने खराब सुनाया किसने अच्छा सुनाया। फिलहाल आप आनंद लीजिएगा। ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं। शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देखकर मन मांसाहारी होने लगे। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, और जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और खंडारी विश्वविद्यालय में हूं,
अगली पंक्ति आपको लगे मेरे कहने का सलीका आपको अच्छा लगाए तो मोहब्बत दीजिएगा। राजेश जी, ओ जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लग। सुंदरी घूमती घूमती संसद भवन के पास पहुंच गई। उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। शुद्ध राजनीति में से मैंने हास्य निकाला है, और किसके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये याद रखिएगा। मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि, ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। और अगली पंक्ति समझ जाओगे तो बहुत आशीर्वाद दोगे। मैं मंच का भी मंच चाहूंगा और आप सबका। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर